This is the most important chapter of inorganic chemistry, and as far as the number of questions in NEET is concerned, it is indeed the most important one. So, without any further delay, let's try to figure out what we have to learn in this chapter. A group of atoms that exist together as one species having characteristic properties called a molecule. अब there are certain differences and similarity too with this definition of molecule with the definition of compound that we have learned in the first chapter. कंपाउंड भी कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप ऑफ एटम्स का, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल that exist together as one species. This is a shared feature between compound and molecule. दोनों में atoms exist together as one species having characteristic properties. अब इसका ये मतलब है कि किसी एक मोलिक्यूल की प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर सकती एग्जैक्टली किसी दूसरे मोलिक्यूल से. A molecule is the one which is having characteristic property. Let's say we are taking the example of H2 molecule. H2 मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो F2 जो मॉलिक्यूल है उससे डिफरेंट होंगी. सो अगर दो मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं देन वी डोंट कंसिडर देम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे आर सेम मॉलिक्यूल्स. सो पोजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद दैट मॉलिक्यूल ओनली इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट एट वन स्पीसीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल. आपको पता होनी चाहिए ये. The attractive force which holds various constituents atoms, ions, etc together in different chemical species is called a chemical bond. तो ऊपर जो एक स्पीशी में बंधे हुए थे ग्रुप ऑफ एटम्स, जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स उनको बांध के रखती है, इट इज़ केमिकल बॉन्ड. नाउ हमें पता है कि बॉन्ड तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी एक चीज़ होगी जो बांध के रखेगी डिफरेंट चीज़ों को. यहाँ पे केमिकल स्पीशीज़ को बांध के रखा जा रहा है, इसलिए ये केमिकल बॉन्ड है. एंड ये पिछली स्टेटमेंट से लिंक्ड है. ये नेक्स्ट स्टेटमेंट केमिकल बॉन्ड की पीछे उसने बताया था कि एक स्पीशी में बंधे होते हैं एक मॉलिक्यूल में ग्रुप ऑफ एटम्स, जो चीज़ उनको बांध के रखती है वो केमिकल बॉन्ड होती है. तो ये सीक्वेंस में आ रही है इंफॉर्मेशन. इससे आगे भी एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन है नीचे जो मैंने हाईलाइट की हुई है. पहले उसने बताया कि एक स्पीशीज़ में ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट एज वन स्पीशीज़ एंड उसको क्या ऐसा है जो एक स्पीशीज में बांध रखता है, वो केमिकल बॉन्ड होता है. अब इससे आगे केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्या है वो उसके बारे में नीचे बताया गया है. Every system tends to be more stable and bonding is nature's way of lowering the energy of the system and attain stability. तो stability को attain करना है रीज़न बॉन्डिंग का. एंड ये एक्चुअली हमने पढ़ा भी था सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट एनर्जी ऑफ एटम और सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो अगर स्टेबिलिटी अटेन करनी है किसी भी सिस्टम को, एटम को, तो एनर्जी तो लोअर करनी ही होगी. और वो तरीका जिसके द्वारा एनर्जी लोअर करता है कोई भी सिस्टम उसको बोलते हैं बॉन्डिंग. इसी के बारे में डिटेल में आएगा इस चैप्टर में. सो द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने केमिकल बॉन्ड के बारे में कुछ बताया था, दीज वर कोसल एंड ल्यूइस. कोसल ने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था और ल्यूइस ने कोवलेंट के बारे में. ये आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि ल्यूइस स्ट्रक्चर्स आपको नीचे यहाँ पे गिवन है आगे, ल्यूइस सिंबल्स जो कि केमिकल जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन को बताते हैं कैसे होती है. तो ल्यूइस सिंबल्स क्योंकि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को बताते हैं. तो ल्यूइस सबसे पहले आए थे जिन्होंने केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था. ये ऐसे आपको याद हो जाएगा ल्यूइस सिंबल से. और
ल्यूइस के स्टार्टिंग में एल ई आता है और कौशल के एंडिंग में ये एल ई आता है। तो इसके साथ आपको ये नाम याद आ जाएगा कि कौशल एंड ल्यूइस थे ये साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताया था। कौशल ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कौशल एंड ल्यूइस वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंसी विच वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। तो ये वैलेंस का कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव ऑक्टेट कंप्लीटेड एंड इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ये बहुत पहले से पता थी साइंटिस्ट को। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि मेंडलीव ने भी नोबल गैसेस को जीरोथ ग्रुप में प्लेस किया था। जीरोथ से हमने लर्न किया था कि इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी नील होती है, ज़ीरो के बराबर, इसलिए जीरोथ ग्रुप में इनको प्लेस किया था। इनर्ट होती है नोबल गैसेस, ये इन शॉर्ट पता था पहले से साइंटिस्ट को। तो उसी की टर्म्स में कौशल एंड ल्यूइस ने ट्राई करा एक्सप्लेन करने की बॉन्डिंग को इन टर्म्स ऑफ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कौशल एंड ल्यूइस ने सोचा कि एटम्स भी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, यानी इनर्ट नोबल गैसेस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं, तो उसलिए ही वो बॉन्डिंग करेंगे। ये रीजन बताया कौशल एंड ल्यूइस में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। Lewis pictured the atom in terms of a positively charged kernel, the nucleus plus inner electrons, and the outer shell that could accommodate maximum of 8 electrons. तो अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए इस कर्नल का मीनिंग। इट इज न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये ऑब्वियस है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उतने प्रोटॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इतने हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन्स। उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होगा क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं कर्नल के अंदर प्रोटॉन्स, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। प्रोटॉन्स तो उसमें इतने हैं ना इनर और आउटर के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कर्नल में, सिर्फ इनर के बराबर। तो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, इसलिए कर्नल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एंड he further assumed that these 8 electrons occupy the corners of a cube which surrounded the kernel. Of course ये outer shell के electrons है तो kernel को तो ये surround करेंगे ही। Thus the single outer shell electron of sodium would occupy one corner of the cube, while in the case of noble gases all the 8 corners would be occupied. तो क्यूब के क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं इसलिए ये ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अज्यूम करी थी ल्यूइस ने, ये ओबियस है। एंड ये जो ल्यूइस सिंबल्स हम पढ़ने वाले आगे, दीज आर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड जिनमें आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होती है 2s to 2p6 मैक्सिमम जो होती है। सो दैट्स फ्रॉम वेयर दीज मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स केम, क्योंकि 2s to 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम में एक इनर शेल यानी कर्नल होता है और आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो एक ही कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नोबल गैसेस की, और सारे के सारे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉर्नर्स पे ऑक्यूपाइड होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। ल्यूइस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो ये मैंने आपको पहले बताया रीजन केमिकल बॉन्डिंग का, द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑक्टेट इन दिस केस सोडियम एंड क्लोरीन। This can happen by transfer of electron from sodium to chlorine, thereby giving Na plus and Cl minus ion. तो ये ऑक्टेट दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। पहला तो गिविंग एंड टेकिंग, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब अचीव होता है तो वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है,
और कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक Cl2, H2 एंड F2 etc, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। In the process, each atom attains a stable outer octet of electrons. तो यही रीज़न है बॉन्डिंग का अकॉर्डिंग टू कोसल एंड ल्यूइस फॉर बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। ल्यूइस सिंबल्स in the formation of a molecule, only the outer shell electrons take part in chemical combination and they are known as valence electrons। तो ये डेफिनेशन आई थिंक पिछले चैप्टर में भी आई और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हमने पढ़ी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस, दैट्स वाई ओनली दीज पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। The inner shell electrons are well protected and are generally not involved in the combination process। Lewis introduced simple notation to represent valence electrons in an atom। तो ल्यूइस सिंबल का पर्पस क्या है? टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो बॉन्डिंग को भी वो रिप्रेजेंट कर ही देगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा होती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। These notations are called Lewis symbols। For example, the Lewis symbols for elements of second period are as under। आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं, यही गिवन है एनसीईआरटी में, सेकंड पीरियड के Lewis symbols। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया, और नियोन नोबल गैस होती है, इसमें 8 होते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये ल्यूइस सिंबल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। Significance of Lewis symbols: the number of dots around the symbol represents of course the number of electrons, we have just seen it, number of valence electrons indeed। this number of valence electrons helps to calculate the common or group valence of the element। so ये पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, क्या होती है। ये टेंडेंसी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने की एक एटम की। द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली ईदर इक्वल टू ए नंबर ऑफ डॉट्स इन ल्यूइस सिम्बल्स और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स। तो ये भी हमने देखा था, यही वैलेंसी होती है, ईदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। यही वैलेंसी होती है किसी भी एटम की। कौसल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो ल्यूइस ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में इनिशिएटिव दिए थे, एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे वो, आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के साथ उनका नाम एसोसिएटेड है, इतना आपने याद रखना है। कौसल का नाम एसोसिएटेड है आयोनिक बॉन्ड्स के साथ। In periodic table, highly electronegative halogens and highly electropositive alkali metals are separated by noble gases। तो ये हम जानते हैं कि हेलोजेंस के तुरंत बाद आती हैं नोबल गैसेस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और उनसे आगे होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वही यहाँ पे बताया गया आपको। The formation of negative ion from a halogen atom and positive ion from alkali metal is associated with gain and loss of electrons by the respective atoms। तो ये हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन, इसलिए वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो बनाते हैं। कौशल ने बताए थे ये पॉइंट्स, ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में इन्होंने बताया था, तो यहाँ पे आयंस की ही बात हो रही है। एंड इवन ऐसे कुछ पोस्टुलेट्स ल्यूइस ने दिए ही नहीं थे, तो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि किसने बताए थे ये पोस्टुलेट्स। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसी के लिए ही आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, यानी बॉन्डिंग हो रही है टू अटेल दिस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हीलियम के लिए डुप्लेट होता है और बाकी सब एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट होता है। हीलियम में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऑक्टेट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो डुप्लेट होती है इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
The negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. तो this we know very well. दो oppositely charged ions या particles के अंदर electrostatic attraction होता है, coulombic attraction भी इसको बोल सकते हैं, पिछले चैप्टर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये. Even this is a postulate of Rutherford's nuclear model of atom, that there exists a electrostatic force of attraction between nucleus and the various electrons inside the atom. वही उनको पकड़े हुए रखता है. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. अब ये आयंस कैसे बनते हैं वो NaCl के एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया गया है यहाँ पे. सोडियम लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, एंड क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है टू फॉर्म Cl-, एंड दैट्स हाउ these two exist as NaCl, Na++ plus Cl- in an ionic solution, aqueous solution you can say. Similarly the formation of CaF2 ऐसे होती है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है सोडियम ने और क्लोरीन ने भी बाई द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. यही पर्पस है इस फॉर्मेशन ऑफ आयंस का. वैसे ही CaF2 में होता है, कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए टू फॉर्म Ca2+, वही दो इलेक्ट्रॉन्स दो फ्लोरीन एटम से गेन कर लिए टू फॉर्म F- आयंस एंड CaF2, दैट्स हाउ इट्स फॉर्म्ड. एंड दिस वुड बी द कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन देन नियोन के बराबर, नोबल गैस के बराबर. And Ca+2+ will then attain a nearest noble gas configuration, that is configuration of argon. The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions was termed as electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. नाउ इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि कैसे बनेगा ये. इलेक्ट्रो मीन्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस के बीच, और वैलेंट का मतलब कि वैलेंसी के कारण ये बॉन्ड बन रहा है. वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल और ऑक्टेट, और उसी के लिए ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करते हैं टू फॉर्म दिस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. The electrovalence is thus equal to the number of unit charge on the ion. For example, calcium is assigned a positive electrovalence of 2, while chlorine a negative electrovalence of 1. तो इलेक्ट्रोवैलेंस वही चीज़ हुई कि एक एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करना चाहता है, वैलेंसी उसकी. तो क्योंकि कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है टू फॉर्म स्टेबल आउटरमोस्ट ऑक्टेट, आउटरमोस्ट शेल ऑक्टेट को फॉर्म करने के लिए, तो इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2 होगा इसका, यानी पॉजिटिव 2 चार्ज होगा इस पर. और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1 होगा. Cosel's postulations provide the basis for modern concepts regarding ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compounds. तो कोसल ने आयन्स के बारे में ही बताया था, आयनिक बॉन्ड के बारे में ही. सिर्फ इतना ही जनरलाइज्ड आइडिया आपको यहाँ से पता होना चाहिए, that he gave concepts regarding ion formation and crystalline compounds, यानी crystals, क्योंकि ये ionic compounds के ही होते हैं, तो ये तो आपको इसके साथ ही याद हो जाएगा. octet rule. Cosell and Lewis developed an important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. So either by transfer or by sharing, the entities or particles involved in chemical bonding are electrons only. That's why chemical bonding की थ्योरी जो लुइस एंड कोसल ने दी थी, उसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग उसका नाम था. वही आपको आगे बताया गया है कि इधर बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पर्पस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल एंड दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल. तो इट इज़ क्वाइट सिंपल. कोवलेंट बॉन्ड
नाउ लैंगमूर वो थे जिन्होंने एक्सटेंड किया था कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट जो ल्यूइस ने दिया था। यही मैं आपको पीछे से इसी के बारे में बात कर रहा था। लैंगमूर रीडिफाइंड द ल्यूइस पोस्टुलेशंस बाय अबंडनिंग द आइडिया ऑफ द स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टेट एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड टर्म इंट्रोड्यूस की थी लैंगमूर ने, ये आपको पता होना चाहिए। ल्यूइस ने नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ इनिशियल्स दिए थे कोवलेंट बॉन्ड के। एंड ही अबेंडेंड द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ये हमने सेकंड चैप्टर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एक लॉ होता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट सेज दैट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी असर्टेन्ड टू एक्यूरेसी। सिर्फ प्रोबेबिलिटी के उसके बारे में बात की जा सकती है। तो यहाँ पे स्टेशनरी अरेंजमेंट बताई गई है इस ऑक्टेट की, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन है कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स वाई ही अबेंडेंड दिस आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट लैंगमूर एंड इंट्रोड्यूस द टर्म कोवलेंट बॉन्ड। The Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of chlorine molecule। तो कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे बनता है ये डिस्कस किया गया। ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है क्लोरीन की। एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड अकर्स इन दिस Cl2 मॉलिक्यूल। वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसको। इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू Cl एटम्स। The dot represents electrons that we have seen already. Such structures are referred to as Lewis dot structures. So Lewis symbols को Lewis dot structures भी बोल सकते हैं। Not a surprising thing. The important conditions being that, तो the conditions that are required, the important conditions for writing Lewis dot structures, these are discussed here. Each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between the atoms। तो हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। एंड हमने देखा था कि ल्यूइस ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, और कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि शेयरिंग तो होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। अब इसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एंड इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं एक ही एटम के द्वारा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इसलिए आपको इसके बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड गिवन है और उसमें शेयरिंग होती है दोनों एटम्स के द्वारा, इक्वली शेयरिंग। एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाई ईच ऑफ द एटम्स। तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दो दो कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तीन कर रहे हैं तो ट्रिपल हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ईच एटम शुड कंट्रीब्यूट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि ये कोवलेंट बॉन्ड की होती है। द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक noble gas configuration as a result of the sharing of electrons। So this is the purpose of bonding, this we have already discussed, to attain stability by lowering the energy। Thus, in water and carbon tetrachloride molecules, the formation of covalent bonds can be represented as, so that's how by sharing of electrons, water and CCl4 इनका एग्जाम्पल आप यहाँ पे गिवन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स, एंड दो इलेक्ट्रॉन्स ईच हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। तो दैट्स हाउ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऐसा ही CCl4 के केस में होता है। कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है आउटर मोस्ट शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स चारों ईच क्लोरीन एटम से कंट्रीब्यूट किए टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इन दिस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड।
Thus, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. So जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कैसे मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, मोर नंबर ऑफ electrons pairs are shared. In many compounds we have multiple bonds also. If two atoms share two pairs of electrons, the covalent bond between them is called a double bond. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली इथीन के अंदर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इथेन, इथीन, इथाइन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। इथेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इथीन में डबल बॉन्ड होगा बेसिकली। ये हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कार्बन डाइऑक्साइड में दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये रही इसकी स्ट्रक्चर। याद होनी चाहिए जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर में गिवन है सिर्फ उतने ही आपसे पूछे जाएंगे, और एल्सवेयर चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उनकी स्ट्रक्चर्स आपसे पूछ जाएगी। एनसीईआरटी से बाहर स्ट्रक्चर नहीं आती। सो ये स्ट्रक्चर्स आपको ज़रूर से लर्न होनी चाहिए। And the most important feature that you can use to draw the structure of any molecule is the completion of octet by atoms. तो यहाँ पे देखिए कार्बन के अराउंड एक बॉन्ड में हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो, दो चार, दो छः और दो आठ, ये हो गए कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और चार दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन के अराउंड, और दो चार, चार चार 8 हो गए। तो ऐसे ऑक्सीजन का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मोलिक्यूल। ऐसे आप इसे पता लगा सकते हैं। तो ऑक्टेट ही सिर्फ देखना आना चाहिए आपको किसी भी एटम के अराउंड टू फाइंड इट्स स्ट्रक्चर, इट्स करेक्ट और नॉट। ये C2H4 ईथीन का मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको गिवन है। ये रहा इसमें डबल बॉन्ड, एंड इसमें भी कार्बन के अराउंड आपको एंड हाइड्रोजन के अराउंड डुप्लेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हमने देखा था कि हीलियम और हाइड्रोजन इनमें क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं हीलियम में, और हाइड्रोजन में भी डुप्लेट फॉर्म होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से कंट्रीब्यूटेड होता है इस बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड। सो डुप्लेट होता है हाइड्रोजन के अराउंड एंड हीलियम के अराउंड, बाकी सब के अराउंड ऑक्टेट पाया जाता है। when the combining atoms share three electrons pair as in nitrogen molecule and ethane, triple bond is formed। तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा आपको, क्योंकि पी ब्लॉक जो चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है ट्रिपल बॉन्ड की, कि क्यों इसकी स्ट्रक्चर भी गिवन है स्पेसिफिकली नाइट्रोजन N2 मोलिक्यूल की। इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी होती है इसी फीचर के कारण कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो N2 मॉलिक्यूल का ही है। ये ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का भी होता है एक सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड में जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो H2 का होता है। ये रीज़न क्या है कि यही मॉलिक्यूल्स क्यों, यही एटम्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्यों बनाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये हम आगे देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना देखिए आप। और ये इथाइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दिस मैंने आपको अभी भी बता दिया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं इसको। ऑक्टेट कंप्लीट करना आना चाहिए आपको। एटम्स के अराउंड स्ट्रक्चर आप पहचान पाएंगे कौन सी सही है इससे। The Lewis dot structures provide picture of bonding in molecules and ions in terms of shared pair of electrons and the octet rule. So this is the only thing we have been discussing so far. While such a pictures may not explain the bonding and behavior of a molecule completely, now this is quite obvious। ये बॉन्डिंग और बिहेवियर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि कंप्लीट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता ही नहीं है। सिर्फ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को बताती हैं, और कोऑर्डिनेट भी तो होता है, इसके अलावा आयनिक भी तो होता है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलती। तो बॉन्डिंग कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस स्टेटमेंट, but it does help in understanding the formation and properties of molecule to a large extent। क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तो ये बताती ही हैं, शेयर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बनता है।
और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मॉलिक्यूल की वो भी बताती हैं, क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। तो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ये बताती है, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ भी बताती ही होगी। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो या इट डेफिनेटली टेल्स अस अबाउट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बट डज नॉट टेल्स about completely about the bonding and behavior. Now this statement must be clear to you. These Lewis dot structures can be written by the following steps. Now ये आपको कुछ rules दिए गए हैं इन Lewis dot structures को लिखने के लिए. The total number of electrons required for writing structure obtained by adding the valence electrons of the combining atoms. Now this is illustrated by the example of CH4 methane. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 4 होंगे कार्बन के, एक एलिमेंट कार्बन के 4, और ईच हाइड्रोजन एटम विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन. सो 4 हाइड्रोजन एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसे टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सबसे पहले ये निकाल लेने हैं आपको किसी भी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स को राइट करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए. And it is quite obvious because we are writing Lewis dot structure and dots represent valence electrons only. So to write a Lewis dot structure of any molecule, first of all you need to calculate the valence electrons of that molecule. Negative charge means the addition of an electrons and positive charge means the subtraction of an electron. That we know very well. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप करते हैं एटम्स के ऊपर, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा हुआ है. कैसे पॉजिटिव चार्ज को याद रखना है कि कैटायन पे आता है और नेगेटिव को अनायन पे. सबसेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल को रिजल्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, फॉर कार्बोनेट आयन द 2 नेगेटिव चार्जेस इंडिकेट 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर दोज आर provided by the neutral atoms, then provided those provided by the neutral. So neutral जो molecule है of course is a combination of atoms, neutral atoms only. उनके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एडिशनल हैं, ये इंडिकेट करता है ये 2 नेगेटिव साइंस कार्बोनेट आयन के अंदर. In a similar way, in ammonium ion, 1 positive charge indicates the loss of 1 electron from the group of neutral atoms. तो इट इज़ अगेन क्वाइट ऑब्वियस, हमने देख ही लिया पीछे कैसे फॉर्मेशन होती है इन कैटायंस और अनायंस की. knowing the chemical symbols of the combining atoms and having knowledge of skeletal structure of the compound known or guessed intelligently, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding shared pairs between the atoms in proportion of total bonds. सो जो पीछे आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करे थे उनको बॉन्ड्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. पहली तो आपको केमिकल सिंबल पता होना चाहिए कंबाइनिंग एटम्स का. ऑफ कोर्स अगर आपको सिंबल पता है उन एटम्स का, तभी आप ये पता लगा पाएंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, बॉन्ड्स कितने बनेंगे, एक केमिकल सिंबल से ही पता लगेगा. एंड जो दूसरी चीज़ है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ये पता लगाई जा सकती है. वही नीचे यहाँ पे बताया गया है, इट कैन बी गैस्ड इंटेलिजेंटली. अगर आपको केमिकल सिंबल पता है कंबाइनिंग एटम्स का, तो ये आपको पता हुआ कि कितने बॉन्ड्स वो बनाएंगे सेंट्रल एटम के साथ कॉर्नर एटम्स टू फॉर्म दैट कंपाउंड. उनकी वैलेंसी पता लगाई जा सकती है, आपको केमिकल सिंबल पता है, तो इट कैन बी गैस्ड इंटेलिजेंटली आल्सो. In general, least electronegative atom occupies the central position in the molecular ion. For example, NF3 and carbonate ion में नाइट्रोजन एंड कार्बन रेस्पेक्टिवली होते हैं सेंट्रल एटम. तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए होता है सेंट्रल पोजीशन में. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की इलेक्ट्रोपॉजिटिव में. अब जो सेंट्रल पोजीशन पे होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, वो सारे कॉर्नर्स वाले एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ध्यान रखिए यहाँ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे.
तो सारे कॉर्नर एटम्स के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। जो कॉर्नर वाला होता है वो तो सिर्फ एक ही के साथ शेयर करता है, सेंट्रल के साथ, लेकिन सेंट्रल वाला सारे कॉर्नर के साथ शेयर करता है। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो ज़्यादा होगा, इसलिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सेंट्रल पोजीशन में, ये रीज़न होता है उसका। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है जो उनकी नीचे आप देखेंगे। देखिए ये HNO3 की स्ट्रक्चर है, इसमें लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम सेंट्रल पोजीशन में। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है इसका। हाइड्रोजन क्योंकि बॉन्ड्स ही दो बना सकता है, और सेंट्रल पोजीशन वाले एटम को तो बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने होते हैं, इसलिए सेंट्रल पोजीशन में वो नहीं आता, बीइंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इवन दो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे कि HNO3 के केस में है, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल पोजीशन में क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको बता दिया। whereas फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशंस, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। NF3 के अंदर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम होती है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, और कार्बन की ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए यहाँ पे कार्बन है सेंट्रल पोजीशन पे। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स, द रिमेनिंग इलेक्ट्रोन आर ईदर यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज द लोन पेयर्स। तो ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूट करने का इन मॉलिक्यूल्स ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं आपको सेंट्रल पोजीशन वाले एटम से कॉर्नर्स वाले एटम्स के बीच में, और उसके बाद भी अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपने काउंट करे थे उसमें बच जाए तो आपको मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। सबसे लास्ट में आपको लोन पेयर्स छोड़ देने हैं अगर उसके बाद भी बच जाए तो, क्योंकि लोन पेयर कोज इनस्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दीज लोन पेयर्स, तो इसलिए इनका सबसे लास्ट में छोड़ा जाता है, एज इट इज छोड़ दिए जाते हैं लोन पेयर्स अगर बच जाए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए सबसे लास्ट में छोड़ा जाता है इनको लोन पेयर्स को। ये रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों पहले ही बॉन्ड्स बनाने से पहले ही लोन पेयर्स क्यों नहीं छोड़ दिए जाते। द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये तो मेन चीज़ है ल्यूइस सिंबल्स में, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ईच इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई है ल्यूइस स्ट्रक्चर्स की कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। वही है, स्टार यहाँ पे इसलिए लगाया गया है H2 में क्योंकि इसमें डुप्लेट फॉर्म होता है। हीलियम क्योंकि नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन गैस, सो क्योंकि उसमें डुप्लेट पाया जाता है इसलिए हाइड्रोजन जो अटेन करता है कन्फिग्रेशन इट इज़ डुप्लेट नॉट ऑक्टेट, बाकी सब में ऑक्टेट पाया जाता है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को राइट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता है ऑक्टेट रूल होता है। सिर्फ ऑक्टेट रूल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा, इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्वेश्चन आना होगा तो। एंड यहाँ पे कुछ चार्जेस भी गिवन है आपको, ऑक्सीजन पे ही मेनली गिवन है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन आप जानते हैं 16th ग्रुप के अंदर आता है, जो पी ब्लॉक के अंदर होता है, हैलोजेंस के पीछे आता है ये ग्रुप, इसलिए इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, ये भी मैं पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। मेनली मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ कि इसकी वैलेंसी दो होती है, दो बॉन्ड्स बना सकता है ऑक्सीजन इस 16th ग्रुप के एलिमेंट्स, इवन दो ज़्यादा भी बना सकते हैं सल्फर से नीचे, क्योंकि डी ब्लॉक आज डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ दो बॉन्ड्स बना सकता है, वैलेंसी दो होती है इसकी। यहाँ देखिए ऑक्सीजन तीन बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसलिए इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए ना, यानी इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो तीन बॉन्ड्स जिस ऑक्सीजन ने बनाए हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है इस ऑक्सीजन पे क्योंकि इसकी वैलेंसी दो होती है, लेकिन इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, यानी इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं,
और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप के एटम्स के पास होते हैं, इसके पास 6 के 6 अवेलेबल हैं और फिर भी इसने बॉन्ड बना लिया है, यानी दूसरे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव आया है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी 2 वैलेंसी है, 2 ही इसने बॉन्ड बनाए, इसलिए न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो अब मैंने कंसेप्चुअली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको फैक्चुअली ये याद होना चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जिसके अराउंड होंगे ऑक्सीजन के, एक बॉन्ड बना रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसके अराउंड आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यानी 3 बॉन्ड्स वो बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिसने 2 ही वैलेंसी अपनी कंप्लीट की है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 2 लोन पेयर्स दिखेंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स वो बना रहा होगा। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। देखिए CO3- यानी कार्बोनेट आयन, इसमें 2 दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन जिन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, वहीं यहाँ पे शो किया गया है 2-। और यहाँ पे एक आपको ऑक्सीजन दिख रहा है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है यानी एक बॉन्ड पेयर बना रहा है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ देखिए 2-2 बॉन्ड्स बना रहे हैं ये ऑक्सीजन यानी न्यूट्रल हो गए, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे इसलिए आया है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है लेकिन ये 4 बना रहा है यानी एक्स्ट्रा शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है एक्स्ट्रा, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे। ऐसे आपको याद रखना है नाइट्रोजन का। तो ये कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, हेल्प कर सकती हैं मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में। तो एग्जाम्पल 4.1 और 4.2 में आपको 2 मॉलिक्यूल्स की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहा है। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है नाइट्राइट आयन। तो वही बेसिक रूल आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सारे एटम्स का। एंड ये आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है पहले विच इज़ डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट, तो ये आपको ऐसे बताया गया है स्ट्रक्चर बना के पहले कि जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रही वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगी इसकी। कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, देखिए सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, अराउंड 8 होने चाहिए, इवन दो ऑक्सीजन का यहाँ पे कंप्लीट है, सारे एटम्स का कंबाइनिंग एटम्स का एक मॉलिक्यूल में कंप्लीट होना चाहिए ऑक्टेट, यहाँ पे सबका कंप्लीट है, इसलिए ये सही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इसमें कार्बन तो कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में, तो इक्वली शेयर होते हैं, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए था कि 3 शेयर करना चाहिए कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये आप पूछ सकते हैं। ऐसा इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 3 कार्बन ने शेयर कर दिया तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाएगा वो। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं होता, इवन ये एक्सेप्शन होता है ल्यूइस कंसेप्ट का, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ क्योंकि हम सिर्फ ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ही राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए 2 कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे कार्बन और 4 कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही आपको नाइट्राइट आयन की स्ट्रक्चर राइट करनी है, वो बेसिक रूल्स आप याद रखिए जो कि हमने पीछे डिस्कस करे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल एंड लास्ट में था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द बॉन्ड्स। इन रूल्स के आधार पे आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ऐसे ये जो नाइट्राइट आयन है इसकी स्ट्रक्चर आप गैस भी कर सकते हैं। ओ NO2- है, एक माइनस दिख रहा है इसमें, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो माइनस ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ से आपको पता लगा। और ऑक्सीजन अगर माइनस आ रहा है ऑक्सीजन पे तो उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गई है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो इससे आप ऐसे ऐसे करना होता है इंटेलिजेंटली गैस किसी भी स्ट्रक्चर को, जो कि पीछे बताया एनसीईआरटी में थ्योरी के अंदर। देखिए इसके अराउंड आपको दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो होगा तो इस पे होगा। और इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं इस ऑक्सीजन ने, तो वैलेंसी 2 ने कंप्लीट कर लिया, तो कोई भी इस पे चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। और नाइट्रोजन ने 3 वैलेंसी बनाई है, इसकी 3 ही होती है नाइट्रोजन की, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। तो ऐसे आप गैस भी कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
Lewis dot structures do not represent the actual shapes of the molecules, and इसका रीजन नीचे की लाइन में बताया गया है, बिकॉज इन polyatomic ions net charge is possessed by the ion as a whole and not by particular atom. Lewis dot structures में हमने देखा कि इंडिविजुअल एटम्स पोजेस कर रहे थे चार्ज को, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज था, किसी के पास नेगेटिव चार्ज, लेकिन ऐसा नहीं होता मॉलिक्यूल्स में एज अ होल। ये जो पूरा एज अ होल नेट चार्ज जो होता है पूरा पूरा मॉलिक्यूल पोजेस करता है, उसी को यहाँ पे आयन एज अ होल बोला गया है। आयन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो अपीयर करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को, एज अ कॉमन टर्म आयन उसको यहाँ पे बोला गया। तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल पोजेस करता है उस नेट चार्ज को, न कि इंडिविजुअल आयन्स, इंडिविजुअल एटम्स। एंड ये क्लियर भी हो रहा है कि हमने किसी स्ट्रक्चर में देखा था कि नाइट्रोजन पे HNO3 बेसिकली नाइट्रोजन में पॉजिटिव था और ऑक्सीजन पे नेगेटिव था। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो न्यूट्रलाइज कर देंगे ना एक दूसरे के इफेक्ट को। तो आयन एज अ होल, वो HNO3 मॉलिक्यूल एज अ होल तो न्यूट्रल होगा वो, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दिखाए गए हैं। तो दैट्स वाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल मॉलिक्यूल्स। इसका रीज़न मैंने आपको बताया। अब नीचे फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन दी गई है। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए, चार्ज कब डेवलप करता है किसी भी एटम के ऊपर? जब एटम अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मल चार्ज वही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वैलेंसी। वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद और पहले जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही होगा ये फॉर्मल चार्ज। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स असाइन होंगे दो टाइप के होते हैं, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। मेनली जो लुईस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इन्वॉल्व होंगे ना। तो वही है, वैलेंसी जब कंप्लीट हो जाती है, बॉन्ड जब बन जाता है, और उससे पहले जब बॉन्ड नहीं बनता उनके बीच में जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का वही होगा चार्ज। फॉर्मल चार्ज इसलिए बोला है इसको फॉर्मल, इसलिए क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए ही लगाया जाता है ये एटम के ऊपर। इन रियल वर्ल्ड नो सच चार्ज एग्जिस्ट, ये आगे हम देखने भी वाले हैं। रियली में ये नहीं होता, इसलिए इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। यूं तो इसका सिग्निफिकेंस ज़रूर होता है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फॉर्मल चार्ज। और डिफरेंस होता है ये वैलेंसी से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉन्स का, वही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम एंड इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट बिफोर एंड आफ्टर बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया वही मतलब है आइसोलेटेड और फ्री स्टेट, और कंबाइंड दूसरे एटम्स के साथ इन लुईस स्ट्रक्चर्स। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है ये आपको फॉर्मूला गिवन है किसी भी एटम के लिए फॉर्मल चार्ज निकालने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से निकाले जाएंगे वो जो फॉर्मल चार्ज की फॉर्म में अपीयर होंगे, एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे उतना ही फॉर्मल चार्ज होगा। देखिए, लोन पेयर्स की फॉर्म में भी निकाले जाएंगे, जो लुईस स्ट्रक्चर है उसमें लोन पेयर की फॉर्म्स में भी निकलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में भी निकलेंगे, क्योंकि किसी भी एटम, कोई भी एटम एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, इसलिए हाफ लगा दिया गया है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के आगे, जो टर्म है उसके आगे हाफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि शेयर्ड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ये एटम जिसमें हम फॉर्मल चार्ज निकाले हैं सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एंड माइनस क्यों हो रहे हैं ये बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यही फॉर्मल जो बचेंगे वैलेंस में से लोन पेयर और बॉन्डिंग, ये दोनों स्ट्रक्चर्स में आपने निकाल लिए। लुईस स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड्स की फॉर्म में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर एज अ सेपरेटली आपने डिनोट कर दिया स्ट्रक्चर में। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जब निकलेंगे जो बचेगा वही होगा फॉर्मल चार्ज, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये माइनस हो रहे हैं ये दोनों।
यहाँ पे ओज़ोन का एग्ज़ाम्पल देके आपको बताया है कि कैसे निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। आप फ़ॉर्मूला लगा के इसको निकाल भी सकते हैं। वैसे हमने देख ही लिया था कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, ज़्यादा बना रहा है तो पॉज़िटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। ये एक कम बना रहा है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ भी नहीं कर रहा है, ये दूसरे ऑक्सीजन से ही ले रहा है, इसलिए इस पे नेगेटिव आएगा। और ये सिर्फ 2 ही बना रहा है, अपनी वैलेंसी पूरा कर रहा है, तो इस पे न्यूट्रल होगा। तो इन जनरल फैक्चुअली भी आप कंसेप्चुअली भी बता सकते हैं, इस फॉर्मल चार्ज का यूज़ न भी करते हुए। वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने फॉर्मूला कैसे आया है वो भी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मल चार्ज ये एक्चुअली नहीं होता। वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट फॉर्मल चार्जेस डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज एस्पिरेशन विद इन द मॉलिक्यूल, एंड इसका रीज़न भी मैंने आपको पीछे बता दिया है, क्योंकि एक्चुअली होते ही नहीं। एज अ होल आयन पोजेस करता है चार्ज, इंडिविजुअल एटम पोजेस करते ही नहीं है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दो हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एज अ होल वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए फॉर्मल चार्जेस रियल चार्ज सेपरेशन इंडिकेट नहीं करते। They only helps in keeping track of the valence electrons in the molecule. Of course valence electron से माइनस कर रहे हैं हम, whether it be lone pair electrons और bonding pair electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं उसी का हिसाब किताब आता है इस फॉर्मल चार्ज में, वही अपीयर होते हैं एज फॉर्मल चार्ज। सो दैट्स हाउ दे हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मल चार्जेस आल्सो हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर्स, एंड ये कौन सी होती है ये नीचे बताया गया है। इट इज़ द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस, and of course it is a concept based on pure covalent view of bonding, क्योंकि इसमें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स यूज हो रही हैं। ल्यूइस स्ट्रक्चर्स, ल्यूइस ने जो कोवलेंट बॉन्ड का ही इनिशियल्स बताए थे उसी के बारे में। सो इट दिस फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन प्योर कोवलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग ओनली, ये ऑब्वियस होना चाहिए अब आपके लिए। तो स्मॉलेस्ट चार्ज फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर पे होगा, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, दिस यू नो वेरी वेल। तो स्मॉलेस्ट चार्ज जिन एटम्स पे होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो जितना ज़्यादा थोड़ा होता जाएगा चार्ज, उतना न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ता जाएगा वो मॉलिक्यूल, यानी और स्टेबल होता जाएगा। तो ऐसे यानी उसकी एनर्जी भी लोअर होती जाएगी, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज का मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ता जा रहा है वो मॉलिक्यूल, इसलिए फॉर्मल चार्ज कम होगा उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जिनकी एनर्जी कम होगी। लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर्स विल हैव द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। Now the limitations of the octet rule. Octet rule, though useful, is not universal. It is quite useful for understanding the structure of most of the organic compounds, and it applies mainly to the second period elements of the periodic table. ये हमने देखा कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए ही लिखी गई थी, वहाँ पे लिथियम से लेकर नियोन तक। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया वहाँ से कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स पे ये अप्लाई होता है। एंड अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स वन ऑफ द एलिमेंट इज कार्बन, एंड कार्बन फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इवन इसी के लिए ये ब्रांच बनाई गई है कार्बन के कंपाउंड्स के लिए। So that's how you can remember that octet rule is valid for most of the organic compounds and applies mainly to the elements of the second period. It has three types of exception. The first one is incomplete octet of the central atom. It is especially true for elements having less than 4 valence electrons. अब ये स्टेटमेंट दोबारा आप देखने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, जहाँ पे आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं कार्बन फैमिली वाले, उससे पहले वाले ये देखिए बोरोन फैमिली उससे पहले आती है, लिथियम और बेरिलियम भी उससे पहले।
तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं कार्बन फैमिली वाले, और उसके बाद होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली। तो ये स्टेटमेंट आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी, इसलिए आपको दो दो जगह आ रही है, तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में पाया जाता है विच हैव लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल रहे हैं उनको। LiCl, BeH2 और BCl3 इनके एग्जाम्पल हैं। इन सब में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अराउंड द दीज एटम्स, दैट्स वाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ देखिए LiCl के अंदर लिथियम जानते हैं कि एक एल्कली मेटल होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उसी को ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म LiCl। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड लिथियम, यानी डुप्लेट बन रहा है इसमें। एंड हम जानते हैं डुप्लेट सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन के लिए होता है, लिथियम के लिए ऑक्टेट होना चाहिए। तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे वॉयलेट होता है, लिथियम के अराउंड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ बेरिलियम के अराउंड आपको 4 मिल जाएंगे और बोरॉन के अराउंड 6 मिल जाएंगे। तो क्लियर यहाँ से ये हो रहा है कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इन एटम्स के अराउंड। वहीं आपको नीचे बताया गया है दैट लिथियम बेरियम बोरान हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेंगे तो डबल हो जाएंगे, यानी 2 4 6 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन। सम अदर सच examples of such compounds are AlCl3 and BF3। now it is quite obvious, जो बोरॉन फैमिली है उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, तो उसकी और इसकी प्रॉपर्टी शेयर्ड होंगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेम होते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर, तो उनकी जो कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के होंगे। सो दैट्स वाई BCl3 विल हैव सेम प्रॉपर्टी एज AlCl3 एंड BF3 में सिर्फ Cl से F रिप्लेस कर दिया गया है, अगेन इट विल आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टीज। सो दैट्स वाई you can say BCl3, BF3 and AlCl3 all of these are electron deficient compounds, क्योंकि कार्बन फैमिली से ये पहले आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इवन इन सब के एग्जांपल जब रिस्पेक्टिव इनके ब्लॉक्स पढ़ेंगे हम वहाँ पे भी आएंगे तो याद रह ही जाएंगे आपको कि कौन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। इवन ये जो हमारा BF3 होता है ये तो डायमर भी फॉर्म करता है, देखने वाले हैं उस P ब्लॉक चैप्टर के अंदर। Odd electrons molecule is the second exception of octet rule. In molecules with an odd number of electrons like nitric oxide and nitrogen dioxide, octet rule is not satisfied for all the atoms। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्सेप्शन होता है ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल का, एंड यही 2 एग्जाम्पल होते हैं ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स के। तो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्हीं में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इंडीड एक्चुअली। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें 15 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 ऑक्सीजन के और 7 नाइट्रोजन के, और 23 होते हैं NO2 में। तो दोनों में 15 और 23 ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यही होंगे NO और NO2, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखनी है ये आपको पता ही है। देखिए NO के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं आ रहा कहीं कहीं पे, तो इसमें वो ऑक्सीजन होगा तो 2 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, ऐसे आपको लर्न हो जाएगी स्ट्रक्चर। बाकी ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए नाइट्रोजन के अराउंड, तो इससे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना आपको पता लग जाएगा। और NO2 में कोई भी इसमें भी न्यूट्रल दिख रहा है आपको ये मोलिक्यूल, एंड यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको इस 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑक्सीजन के अराउंड, जो होगा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसने पूरे अपने बॉन्ड्स नहीं बनाए हैं, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं इसने इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव किसी पे तो आएगा इस मॉलिक्यूल में, इस पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट किया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। इवन दो एज अ होल इस मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसा कि यहाँ से क्लियर है NO2 में न्यूट्रल है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन चार्ज देना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा एक्सेप्शन है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, दूसरा ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इसमें भी डेफिशिएंट ही होता है
और ये अलग से कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन्स इनमें पाए जाते हैं। उसमें ओड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ये भी है, देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन के अराउंड आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो 8 से कम तो इसमें भी है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी ऐसा है, 7 हैं इसके अराउंड, नाइट्रोजन के अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये भी है, लेकिन ओड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए इसके स्पेशल कैटेगरी इसके लिए बनाई गई है। और तीसरा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, यानी इसमें 8 से ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। Elements in and beyond the third period of the periodic table, apart from 3s and 3p orbitals, 3d orbitals are also available for bonding. That's why they have more than 8 valence electrons around the central atom. तो ये एक कंसेप्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। इस जो हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होता है इनमें एब्सेंट होता है ये डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हर चैप्टर में आपको देखने मिलेगा इनऑर्गेनिक के। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी उनका भी मदद ले सकते हैं बॉन्डिंग में, दैट्स वाई मोर देन 8 एक्सपेंड कर सकते हैं ऑक्टेट। ये एक्चुअली आ भी चुका है, पिछले चैप्टर में भी बताया गया है इसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ये एग्जांपल्स याद रखना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो इलेक्ट्रॉन रिच, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो कार्बन फैमिली के होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जो होंगे उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली और सल्फर फैमिली, ये हिस्सा होंगे इन मॉलिक्यूल्स का, इनके मॉलिक्यूल्स इनमें पाए जाएंगे। PF5 जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस होंगे, डबल 5 वैलेंट इस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के पास थे, और ईच फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, टोटल हो गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस।